महाराष्ट्र के पुणे से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल पर जमकर प्रहार किया। कहा कि मोदी जब तक जिंदा है ये धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं देंगे। कांग्रेस इन दिनों बीजेपी पर तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदलने की आशंका व्यक्त कर रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल का जिक्र करते हुए जोरदार हमला बोला। कांग्रेस को लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद नई चालाकी की। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया, रातों रात सभी मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी बना दिया, सबको ओबीसी बना दिया, सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। बौद्ध समाज है और भी बहुत सारे समाज है, इनको जाति के आधार पर यह आरक्षण मिलता है। वैसे ही मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ी जाति के हैं और उसी आधार पर बहुत सारे राज्यों में उनको आरक्षण मिलता है। और अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर जहां सियासत बहुत चरम पर है, तो वहीं दिल्ली पुलिस की बात करें तो तेलंगाना सीएम को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि असम से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। पूरा मामला अगली रिपोर्ट में देखिए। तेज तर्रार जुबानी जंग और चुनावी गर्मी के बीच फेक वीडियो की एंट्री होते ही अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले मास्टरमाइंड को तलाश रही है, जबकि खास बात यह है कि इस फेक वीडियो के फेर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजकर 1 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। रेड्डी को अपना मोबाइल साथ लाने को कहा गया है। तेलंगाना के 5 और बड़े लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इन 5 लोगों में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल हैं। इन सभी पर अमित शाह का फेक वीडियो शेयर करने का आरोप है। अब दिल्ली पुलिस इन सभी 5 लोगों से पूछताछ करेगी। उधर असम से इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी। हिमंता ने लिखा, असम पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े फर्जी वीडियो के मामले में रितोम सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अमेठी की सीट पर कांग्रेस की जो उलझन है अभी भी दूर नहीं हो पाई है और इस पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को हराने का दावा भी कर दिया। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार भी 5 साल पुराना इतिहास दोहराने का दम भर रही हैं। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। स्मृति ईरानी का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद वो लगातार अमेठी की जनता के बीच रही हैं। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कोशिश की है। स्मृति ईरानी ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं और पीएम मोदी की गारंटी की बदौलत जनता एक बार फिर बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। पिछले 10 दिनों में मैंने स्वयं 145 मीटिंग्स की हैं और मेरी पार्टी के 325 मीटिंग्स हुई हैं। तो 450 से ज़्यादा मीटिंग्स का होना अपने आप में इस बात का संकेत है कि हम जनता के मध्य में जाते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं। जनता भी हमें आश्वस्त करती है कि वो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के प्रचार में आरक्षण का मुद्दा हावी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी आ चुका है। आरक्षण के मुद्दे पर जारी सियासी जंग में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। अखिलेश ने बिना नाम लिए संघ को आरक्षण विरोधी बताया। इसके अलावा बीजेपी की सोच पर भी सवाल खड़े किए। इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा। अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला करार दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को भी बड़ा मुद्दा बताया। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ
पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाने साधे। लोकसभा के चुनाव के तीसरे फेज के प्रचार के दौरान ममता ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। CAA और NRC के बाद टीएमसी ने यूसीसी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को एक राजनीतिक चाल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। जब भी चुनाव होते हैं वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वो यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि ये एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यूसीसी राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। इससे हिंदुओं को किसी तरह का फायदा नहीं होगा। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में विभाजनकारी सोच को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए अलग अलग मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि पहले 2 चरण की वोटिंग ने बीजेपी का हार का रास्ता तय कर दिया है और अगले 5 चरणों में भी देश की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी का एजेंट बताकर निशाना साधा। तो 24 के चुनावी रण में जुबानी वार पलटवार चरम पर है। अमित शाह के विपक्षी गठबंधन पर हमले का तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के इंडिया गठबंधन पर दिए बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तानाशाही करने वाले नेता हैं, जबकि हम जनता के सेवक हैं। देश की जनता ऐसे नेताओं को हवा से धूल में गिराने का काम करेगी। सही तो कहा अमित जी ने, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो है नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा, हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम करेगा। वहीं लालटेन युग के अंत वाले गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी युग का अंत 2024 में हो गया है। उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल वो जान रहे हैं और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। Z News।